तो आज हमारे सामने एक बहुत पुराना दस्तावेज है। ये एक होम्योपैथिक दवा साइक्लामेन यूरोपियम के बारे में है और इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हम कोई जासूसी कहानी पढ़ रहे हो। हाँ, बिल्कुल। इसमें बीमारी का कोई सीधा साधा नाम नहीं है, बल्कि बिखरे हुए, अजीब और अनोखे सुराग हैं। बिल्कुल, जैसे किसी इंसान के अनुभव के छोटे छोटे टुकड़े। एक तरफ आप अंतरात्मा का भय जैसी गहरी भावनात्मक बात पढ़ते हैं। और दूसरी ही तरफ एड़ियों में जलन वाला दर्द, जैसे बिल्कुल शारीरिक लक्षण। हाँ, और सवाल ये उठता है कि ये दोनों एक ही कहानी का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। यही तो दिलचस्प है। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन सारे सुरागों को जोड़कर एक इंसान की, एक व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करना। ये समझना कि ये दवा किस तरह के व्यक्ति के अनुभव को समेटती है। चलिए तो फिर इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। दस्तावेज में जो सबसे पहली और बुनियादी बात सामने आती है वो एक खास तरह के व्यक्तित्व के बारे में है, ल्यूकोफ्लेग्मेटिक। हाँ। ये सुनने में बहुत भारी भरकम, बहुत टेक्निकल सा शब्द लगता है। हाँ, ये एक पुराना शब्द है जो आजकल उतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये उन लोगों की बात कर रहा है जिनकी शारीरिक बनावट और स्वभाव में एक खास तरह की अ, आप कह सकते हैं सुस्ती या ऊर्जा की कमी होती है। अच्छा। दस्तावेज के मुताबिक ये वो लोग हैं जिनमें खून की कमी होती है, जिसे आज हम शायद एनीमिया कहेंगे। शरीर में पीलापन, कमजोरी। और इसी वजह से जाहिर है बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती होगी। बिल्कुल। दस्तावेज साफ कहता है कि ऐसे लोग कोई भी काम करने के इच्छुक नहीं होते। और ये समझना जरूरी है कि ये आलस नहीं है, ये शारीरिक ऊर्जा की एक वास्तविक कमी है। जैसे जैसे गाड़ी में पेट्रोल ही कम हो, उनकी इंद्रियां भी सुस्त महसूस हो सकती हैं। मतलब हर चीज धीमी गति से चल रही हो ऐसा महसूस होता होगा। हाँ, एक गहरी अंदरूनी थकावट। तो पहेली का पहला टुकड़ा है एक ऐसा शरीर जिसमें जैसे जान ही नहीं है। इसका असर फिर दिमाग और भावनाओं पर कैसा पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ से कहानी बहुत गंभीर मोड़ लेती है। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज में दबे हुए दुख और अंतरात्मा का भय जैसी बातों का जिक्र है। और मुझे लगता है कि ये इस पूरी तस्वीर का केंद्र है, इसका दिल है। ये सिर्फ उदासी नहीं है। नहीं। दस्तावेज इशारा करता है कि ये भावनाएं किसी खास वजह से पैदा होती हैं, किसी कर्तव्य को पूरा ना करने या कोई गलत काम करने का भाव। मतलब एक गहरा अपराध बोध, गिल्ट। हाँ, एक ऐसा अपराध बोध जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाता रहता है। लेकिन कर्तव्य पूरा न करना या कोई गलती करना, ये तो बहुत आम मानवीय अनुभव है। हम सब कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं। क्या दस्तावेज ये बताता है कि ये एहसास इतना गहरा क्यों हो जाता है कि शारीरिक लक्षण पैदा कर दे? तो ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, दस्तावेज सीधे तौर पर क्यों का जवाब तो नहीं देता, पर लक्षणों से अंदाजा लगता है कि ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे व्यक्ति उठा नहीं पा रहा है। और इसी वजह से उसमें गहरी उदासी, चिड़चिड़ापन और बार बार रोने की इच्छा होती है। वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, अकेला रहना चाहता है। अच्छा, तो ये अपराध बोध उन्हें दुनिया से कटने पर मजबूर कर देता है। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही अजीब बात है जो इस किरदार को और भी रहस्यमयी बना देती है। खुली हवा से परहेज। हाँ, खुली हवा से सख्त परहेज। आमतौर पर तो हम मानते हैं कि ताजी हवा में जाने से मन अच्छा होता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विरोधाभासी सुराग है। यहाँ व्यक्ति खुली हवा से बचता है, उसे ये पसंद नहीं आती। ऐसा क्यों? ऐसा है जैसे वो सिर्फ सामाजिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी दुनिया से खुद को काटना चाहता है। उसे बंद कमरे में घर के अंदर ही सुकून मिलता है। अच्छा। पल्सिटिला का व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत होता है। उसे भी दुख और रोने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन उसे खुली हवा में जाकर अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा महसूस होता है। वो खिड़कियां दरवाजे खोल कर रखना चाहता है। तो साइक्लोमैन और पल्सिटिला एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। एक जो बाहर की दुनिया में सुकून ढूंढता है और दूसरा जो अंदर छिपकर। वाह, तो खुली हवा जो आमतौर पर दवा मानी जाती है, यहाँ एक तरह से जहर का काम कर रही है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये जो गहरी उदासी और दुनिया से कट जाने का भाव है, ये अक्सर शरीर पर भी अपना निशान छोड़ता है। क्या दस्तावेज सिरदर्द या दूसरी शारीरिक तकलीफों को इससे जोड़ता है? हाँ, और बहुत ही विशिष्ट तरीके से। दस्तावेज खासतौर पर उस सिरदर्द की बात करता है जो अनीमिया से पीड़ित लोगों में होता है, और ये सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। उठते ही? हाँ, लेकिन सिर दर्द से भी ज्यादा अनोखी हैं आंखों से जुड़ी समस्याएं। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। एक मिनट, आंखों के सामने चमकती हुई सुइयां तैरना। हाँ, आज के जमाने में कोई डॉक्टर को ये बताएगा तो शायद उसे माइग्रेन या किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या की जांच के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल।
ये देखना दिलचस्प है कि उस समय इसे एक भावनात्मक स्थिति से कैसे जोड़ा गया था। ये एक बेहतरीन बिंदु है। दस्तावेज इसे एक अलग थलग लक्षण की तरह नहीं देखता। मरीज को आंखों के सामने टिमटिमाती हुई रोशनी, अलग अलग रंगों की चिंगारियां या जैसा आपने कहा चमकती सुइयां दिख सकती हैं। और कभी-कभी धुंधलापन भी। हाँ, कभी-कभी दृष्टि धुंधली हो जाती है, जैसे किसी कोहरे या धुएं में देख रहे हों। ऐसा लगता है मानो व्यक्ति का अंदरूनी मानसिक तूफान उसकी आंखों के सामने प्रोजेक्ट हो रहा हो। जैसे कोई निजी स्पेशल इफेक्ट चल रहा हो। ये तो वाकई बहुत विस्तृत वर्णन है। ये जो बाहरी दुनिया से कट जाने और अंदर की दुनिया में जीने की भावना है, क्या ये उनके खाने पीने की आदतों में भी दिखती है? बहुत खूबसूरत तरीके से दिखती है। दस्तावेज में एक और अजीब लक्षण है, कुछ कौर खाने के बाद ही पेट भर जाना। अच्छा। व्यक्ति को भूख लगती है, वो खाने बैठता है, लेकिन 2-4 निवाले खाने के बाद ही उसे लगता है कि पेट भर गया। भोजन से अरुचि हो जाती है, यहां तक कि उसे देखकर या सूंघकर मतली आने लगती है। तो मतलब शरीर बाहरी पोषण को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, जैसे वो हर बाहरी चीज को नकार रहा हो। और स्वाद को लेकर भी एक अजीब बात है। दस्तावेज कहता है कि लार और हर भोजन का स्वाद नमकीन लगता है। नमकीन? हाँ, आप कुछ भी खाएं, आपको उसमें एक नमकीन स्वाद महसूस होगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही विशिष्ट भोजन के प्रति असहिष्णुता का जिक्र है, सुअर का मांस। पोर्क उन्हें हजम ही नहीं होता। कमाल है। मतलब लक्षण कितने सूक्ष्म और व्यक्तिगत स्तर पर जाकर दर्ज किए गए हैं। नमकीन स्वाद और पोक से परेशानी, ये सामान्य मेडिकल किताबों में मिलने वाली बातें नहीं है। नहीं है। यहाँ से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है जब मासिक धर्म के लक्षणों का वर्णन आता है। ये काफी विशिष्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस दवा की पहचान को और भी साफ कर देता है। दस्तावेज के अनुसार मासिक धर्म समय से बहुत पहले बहुत ज्यादा मात्रा में और काले थक्केदार होते हैं। काले और थक्केदार? हाँ। और इसमें एक शब्द झिल्लीदार भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, झिल्लीदार या मेम्ब्रेनस। इसका मतलब है कि बहाव में ऊतक यानी टिश्यू के छोटे टुकड़े हो सकते हैं। ओहो। ये एक बहुत ही विशिष्ट नैदानिक संकेत है जो बताता है कि ये सिर्फ सामान्य बहाव नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर कोई गहरी प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ फिर से पल्सिटिला से तुलना। हाँ, फिर से, जिसमें मासिक धर्म देर से, हल्का और कम मात्रा में होता है। बिल्कुल उल्टा। तो हर बड़े लक्षण पर पल्सिटिला एक विपरीत तस्वीर पेश करता है। लेकिन मुझे लगता है सबसे हैरान करने वाली बात तो अभी आनी बाकी है। हाँ, और ये इस पहेली का सबसे विरोधाभासी टुकड़ा है। क्या? दस्तावेज कहता है कि इस महिला को मासिक धर्म के दौरान असल में बेहतर महसूस होता है। बेहतर महसूस होता है? ये तो सच में उल्टा है। बिल्कुल। जिस समय ज्यादातर महिलाएं असहज महसूस करती हैं, या जैसा कि पल्सिटिला में होता है उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, उस समय इस व्यक्ति को आराम मिलता है। ऐसा क्यों हो सकता है? यह सोचने वाली बात है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका मानसिक बोझ, वो अपराध बोध इतना ज्यादा भारी है कि ये तीव्र शारीरिक प्रक्रिया उसे उस मानसिक दर्द से एक तरह की राहत या छुट्टी देती है। जैसे एक बड़े दर्द को भुलाने के लिए एक छोटा दर्द काम कर जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही। यह एक शारीरिक रिलीज है जो शायद मानसिक दबाव को कुछ देर के लिए कम कर देता है। ये एक दिलचस्प थ्योरी है। और फिर एक आखिरी अनोखा सुराग है जो पहली नजर में पूरी तरह से अलग थलग लगता है। एड़ियों में दर्द, ये कहां से आ गया? हाँ, ये थोड़ा अप्रत्याशित लगता है, लेकिन ये भी कहानी में फिट बैठता है। कैसे? दस्तावेज में लिखा है एड़ियों में जलन वाला दर्द, और ये दर्द भी खास परिस्थितियों में होता है, जब व्यक्ति बैठ रहा हो, खड़ा हो या खुली हवा में चल रहा हो। तो यहाँ फिर से खुली हवा विलेन बनकर लौट आई। बिल्कुल, ये उस थीम को और मजबूत करता है कि खुली हवा इस व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है। ये दर्द भी उसी पैटर्न का हिस्सा है। दस्तावेज इसकी तुलना कुछ और दवाओं से करता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये दर्द भी व्यक्ति को घर के अंदर आराम की स्थिति में रहने को मजबूर करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। अगर हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखें, एक थका हुआ शरीर, अपराध बोध से भरा मन, दुनिया से कटकर बंद कमरे में रहने की इच्छा, आंखों के सामने तैरती चिंगारियां, 2 कौर में पेट भर जाना, मासिक धर्म के दौरान मिलने वाला अजीब सा आराम और एड़ियों में वो जलन वाला दर्द, तो ये किस तरह के इंसान की तस्वीर बनती है? ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जो अपने ही बनाए एक मानसिक और शारीरिक जेल में बंद है। भावनात्मक रूप से वो अपराध बोध और दबे हुए दुख के बोझ तले दबा हुआ है। और इस बोझ ने उसकी शारीरिक ऊर्जा छीन ली है। हाँ, उसे एनीमिक बना दिया है। वो दुनिया से इतना कट चुका है कि उसे खुली हवा भी बर्दाश्त नहीं होती।
उसके शरीर के लक्षण भी इसी कहानी को कहते हैं। आंखें वो देखती हैं जो अंदर का तूफान दिखाता है, पेट पोषण को नकारता है, और शरीर को आराम भी एक विरोधाभासी स्थिति में ही मिलता है। बिल्कुल। और इस तस्वीर को और साफ करने के लिए हमारे पास पल्सिटिला की एक नेगेटिव इमेज है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुखी तो है पर अपना सुकून बाहर की दुनिया में खुली हवा में ढूंढता है। एकदम सही। और अंत में दस्तावेज ये भी बताता है कि इस व्यक्ति की तकलीफें कब बढ़ती हैं और कब घटती हैं। हाँ, एग्रेवेशंस एंड अमेलियोरेशंस। तकलीफें खुली हवा में जाने से, ठंडे पानी से, या रात में बैठने या लेटने से बढ़ जाती हैं। यानी आराम करने से भी तकलीफ बढ़ती है। हाँ, ज्यादातर तकलीफें शायद इसलिए कि जब शरीर शांत होता है तो दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है और वो अपराध बोध और दुख और ज्यादा परेशान करता है। अच्छा, और आराम कहाँ मिलता है? गर्म कमरे में, घर के अंदर। ये खुली हवा से परहेज वाली बात को और पुख्ता करता है। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा विरोधाभास है। क्या? मासिक धर्म से जुड़े लक्षण चलने फिरने से बेहतर होते हैं? तो यहाँ भी एक जटिलता है। ये दिखाता है कि ये वर्णन कितना सूक्ष्म है। ये किसी सामान्य नियम पर नहीं बल्कि व्यक्ति के बहुत ही निजी और कभी-कभी विरोधाभासी अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर साइक्लेमेन यूरोपियम एक बहुत ही गहरी और विशिष्ट तस्वीर पेश करता है, जहां मानसिक अपराध बोध और शारीरिक लक्षण एक दूसरे से इस तरह गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यही इन पुराने ग्रंथों की खूबसूरती है। वे सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि सिरदर्द है, बल्कि ये भी कि सिरदर्द कब होता है, कैसा महसूस होता है और उसके साथ आंखों के सामने क्या दिखता है। वो बीमारी को नहीं, वो बीमार व्यक्ति के पूरे अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक समग्र दृष्टिकोण जहां भावनाएं और शरीर एक ही कहानी कहते हैं। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा है। आज की दुनिया में जहां हम बड़े डेटा, एल्गोरिदम्स और लाखों लोगों के औसत अनुभव से निष्कर्ष निकालते हैं, क्या हम इंसान के अनुभव की इन अनूठी व्यक्तिगत कहानियों को सुनने की कला खो रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या हर मरीज की कहानी में साइक्लेमेन की तरह ही ऐसे अजीब, अनोखे और विरोधाभासी सुराग छिपे होते हैं जिन्हें हम अक्सर अप्रासंगिक मानकर नजरअंदाज कर देते हैं? शायद असली समझ इन्हीं छोटी छोटी व्यक्तिगत डिटेल्स में छिपी होती है। ये सोचने वाली बात है।